नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आयुष है। अ, मैं पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट का जो पेपर वन है हिंदी माध्यम में आपके सामने कंटेंट लेके आ रहा हूँ। और चूंकि अभी बिहार में बेट होना है, झारखंड में जेट होना है और अन्य राज्य के भी जो सेट के एग्जाम होने वाले हैं, तो सबका जो फर्स्ट पेपर है कमोबेश एक जैसा ही सिलेबस है। क्योंकि यूजीसी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अपर रहता ही है। तो अगर आप यूजीसी का वीडियो देख रहे हैं तो आपका सब कुछ हो जाएगा, मतलब स्टेट का तो हो ही जाएगा, यूजीसी का तो हो ही रहा है। तो अभी हुआ ये कि अभी हम वीडियो बना रहे थे लेकिन बीच में कॉल आ गया, डिस्टरबेंस हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हुई। फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने मतलब पिछले कुछ समय में टीचिंग एप्टीट्यूड को समाप्त किया है। आप जाके देख सकते हैं, अपने प्लेलिस्ट बना दिया है उसका। अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्लास ले रहे हैं। 5 क्लास हो चुके हैं, आज छठा क्लास है। लगभग 3 क्लास और लगेंगे, 3-4 क्लास और लगेंगे इसको समाप्त करने में। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको और चीज़ें निरंतर वीडियो मिलता रहे, पता चलता रहे, और टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह मिलता रहे। तो मेरा सिंपल सा उद्देश्य है कि जो छात्र या साथी हमारे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो नेट की एग्जाम में जो पहला पेपर जो बाधा बनता है वो न बने। क्योंकि यूट्यूब पे आप अगर देखें तो पहली पेपर के लिए हिंदी में कंटेंट उस स्तर पे है नहीं। अगर है भी तो वो सिर्फ अंग्रेजी से अनुवाद करके हिंदी में बनाते हैं, और उनका सारा एक्सप्लेनेशन जो है सब कुछ अंग्रेजी में ही होता है, या फिर उस स्तर पे होता है जो कि आप समझा नहीं पाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जो मैंने फेस किया है चैलेंजेस, अभी मैं वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में पीएचडी कर रहा हूँ। तो जो हमने फेस किया है वो आप तक न पहुंचे। जो भी हमारे पास कंटेंट हैं, जो भी हमने मेहनत से बनाई है, लिखे हैं, वो आप तक पहुंचे, और आसान भाषा में पहुंचे, और आप 40 के आसपास क्वेश्चन सही करके अपना नेट जेआरएफ पास करें। और क्योंकि ये नया है तो हो सकता है कुछ समस्याएं हो, मतलब मेरे साइड से, तो आप उसका भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कि और उसको कैसे बेहतर किया जाए। पहली पहली बार मैं इस तरह की कुछ पहल कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में जो है रिसर्च के जो स्टेप्स हैं उसके बारे में चर्चा किया था। इस क्लास में जो है हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि मापन जो है वो क्या है। तो मोटा मोटी मापन से हम सब परिचित ही होते हैं। किसी भी चीज के को पता करने के लिए मापन जरूरी होता है। आप किसी दुकान में जाएं और वहां बोले कि हमको 5 केजी ये चाहिए, चावल चाहिए, तो वो एक मापन से ही आपको देगा, है ना। तो मापन का मतलब ये होता है कि एक निश्चित निर्धारण और उसको मापने की एक प्रक्रिया, है ना। निर्धारित निर्धारित करने वाला एक मापने की प्रक्रिया हर एक क्षेत्र में। तो चूंकि वो तो मतलब एक वो जो मेजरमेंट है वो घर के मतलब संसाधनों पे है। तो लेकिन यहाँ पे जो मापन की विशेषता है या मापन की जो संदर्भ है वो रिसर्च से माना जाता है। यानी आप हर एक की अलग अलग कैटेगरी होती है ना। मापन साइंस में भी होता है, मैथमेटिक्स में भी होता है, घरेलू उपयोग में भी, उपयोग के सामान में भी होता है, रिसर्च में भी होता है। तो हमको क्या फोकस करना है, रिसर्च की तरफ फोकस करना है कि रिसर्च में मापन कितने प्रकार के हैं और क्या क्या कहते हैं। तो रिसर्च में मापन 4 प्रकार के हैं। अभी हम कुछ देर पहले वीडियो बना रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मापन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, नाम मात्र, नॉमिनल। दूसरा ऑर्डिनल। तीसरा इंटरवल। चौथा रेशियो। अब देखिए होता क्या है कि आपको मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो जो की वर्ड्स हैं उसको थोड़ा ना अंग्रेजी में भी आप याद रखें। क्योंकि यूजीसी नेट क्या करता है कि वो हर एक एग्जाम में, मतलब पिछले 6-7 साल से मैं एग्जाम को बड़े नजदीक से देख रहा हूँ यूजीसी नेट का। तो उसमें आप हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका अंग्रेजी में मतलब कुछ और होता है और हिंदी में मतलब कुछ और होता है, और वो कंसीडर क्या करते हैं, अंग्रेजी को करते हैं, जिसकी वजह से हिंदी माध्यम के बच्चों को मुश्किल होती है। तो नॉमिनल का हिंदी होता है नाम मात्र, लेकिन आपको अंग्रेजी में हिंदी में वो नहीं देंगे नाम, ये है ना, वो नॉमिनल ही देंगे, है ना, ऑर्डिनल ही देंगे। तो आप जो की वर्ड्स है उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखें। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, है ना। नॉमिनल क्या होता है, तो आप हमारे साथ एक बार दोहरा लीजिए कि मापन की 4 प्रक्रिया है। अंग्रेजी में ही कर लेते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अब देखिए नॉमिनल क्या है, ये मापन का पहला स्तर है ना, ये मापन का पहला स्तर है। इसमें इसका इसका जो उपयोग है डेटा को अलग अलग श्रेणियों या समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यानी
डेटा को अलग अलग समूहों में बांटना बांटा जाता है। किसमें? नॉमिनल में। नॉमिनल में क्या किया जाता है? डेटा को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। इसमें कोई क्रम मतलब इसमें जो है संख्यात्मक मूल्य नहीं होता है। यानी संख्यात्मक वाला समझ रहे हैं? संख्या संख्या मतलब क्या? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, है ना? तो ये इसकी मूल्य मूल्य इसमें नहीं होती है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें संख्यात्मक नहीं है, तो इसमें क्या होगा? गुणात्मक होगा, है ना? मतलब गुणात्मक होगा या संख्यात्मक नहीं होगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इस तरीके से होगा, है ना? तो संख्या केवल लेवल या पहचान के लिए होती है। समझ रहे हैं ना कि संख्या का सीधा उद्देश्य प्रश्नों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, सिर्फ उसकी लेवल, संख्या नंबर वन, संख्या नंबर दो, मतलब प्रश्न नंबर वन, प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर तीन, इस तरीके से हो सकता है, या पहचान के लिए हो सकता है। गणना करना अर्थपूर्ण नहीं होता है। जो कि संख्यात्मक नहीं है तो गणनात्मक भी नहीं होगा और उसका अर्थपूर्ण भी नहीं होगा। अब इसका उदाहरण से समझ लेते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, है ना? तो ये एकदम खुला सवाल हो गया। अब इसमें कोई कहेगा मैं गांव में रहता हूँ, कोई नगर में कहेगा, कोई शहर में कहेगा, कोई कहेगा हम बस्ती में रहते हैं, कोई कहेगा हम झुग्गी में रहते हैं। तो ये खुला सवाल हो गया, है ना? तो इसमें संख्यात्मक आपको दिखा नहीं दिखा, है ना? इसके बाद फिर दूसरा है कि आप कौन सा स्मार्टफोन यूज करते हैं। एप्पल, सैमसंग, वन प्लस। दो उदाहरण है, समझने के लिए आप समझिए। अब डेटा एकत्र करने का तरीका क्या है? खुला प्रश्न है इसमें, ओपन ओपन क्वेश्चन। अब ओपन प्रश्न, खुला प्रश्न क्या होता है? जैसे कि अब कोई पत्रकार जो है, किसी नेता को अभी देखते होंगे आप, तो अभी कोई मतलब एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई पत्रकार जो है वो जाके पूछता है कि अभी जो ईरान पे इजराइल ने हमला कर दिया, इस पे आप क्या बोलेंगे? तो ये खुला प्रश्न हो गया। अब वो जो नेता है उस कुछ भी बोल सकता है, कितना भी देर बोल सकता है, तो ये खुला प्रश्न हो गया, है ना? जैसे कि वो बता सकता है कि उसके इतिहास को बता सकता है, मतलब खुला प्रश्न जिसमें कोई बंधन नहीं है। अब क्या आपका क्या मत है? तो आपका जब ही मत रहेगा तो खुला प्रश्न हो गया। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकता है ना? जैसे हमने ऊपर देखा कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। इसमें ऊपर देखा कि आप कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। तो आप समझ गए पहला क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है खुला प्रश्न होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकता है, डायरेक्ट प्रश्न हो सकता है, इसमें संख्यात्मक मूल्य नहीं होगा, है ना? इसमें गणना का अर्थ नहीं होगा। इसमें जो है समूहों को अलग अलग, मतलब डेटा को अलग अलग श्रेणियों और समूह में वर्गीकृत करके किया जाता है। ठीक है। अब जो है, अब आते हैं ऑर्डिनल, मापन का दूसरा स्तर। इसका क्या है? इसका वस्तुओं या लोगों के क्रम में रखने के लिए किया जाता है, रैंकिंग के लिए किया जाता है। समझ गए? नॉमिनल में क्या होता था? कुछ नहीं, रैंकिंग वैंकिंग कुछ नहीं था। इसमें क्या है? रैंकिंग है ना? कर्म होता है, लेकिन मतलब इसमें जो है रैंकिंग होता है। कर्म मतलब रैंकिंग, मतलब ये कर्म का अंग्रेजी क्या होता है? रैंकिंग। थोड़ा थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आप पीएचडी करेंगे तो वहां पे मुश्किल हो जाएगी पूरा हिंदी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको करना है। तो कर्म का अंग्रेजी क्या होगा? रैंकिंग। रैंकिंग होता है लेकिन अंतर समान नहीं होता है। ठीक है, अंतर समान नहीं होता, यानी जैसे कि 1, 5, 9, तो इसमें अंतर समान दिख रहा है ना? 13। अब देखिए 1, 7, 9, 11, 15, तो इसमें अंतर समान है नहीं है? तो इस तरीके से इसमें अंतर समान नहीं होता है। इसमें सटीक गणना संभव नहीं है। अब देखिए, अब चूंकि अब इसमें अंतर समान नहीं है, तो सटीक गणना कैसे हो जाएगा? अब अगला अंक जो है आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 19 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है। इसमें सटीक गणना हो सकती है, क्योंकि अगला अंक आपको पता है कि 4 का अंतराल है, तो 13 4 17 हो गया, है ना? तो इसमें सटीक गणना नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल पर पद क्रम, है ना? जो मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सुपरवाइजर, डिप्टी सुपरवाइजर, वर्कर, इस तरीके से होता है। तो कार्यस्थल पर प्रतियोगिता में रैंक, है ना? फर्स्ट प्राइज, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरीके से संतुष्टि का स्तर, मतलब, है ना? आप एक मोटामोटी समझिए कि इसमें ये चीज है। अब देखिए, इसमें जो उदाहरण के लिए समझते हैं कि आप हमारी सेवा से कितने संतुष्ट हैं। ठीक है। बहुत असंतुष्ट, असंतुष्ट, तटस्थ, है ना? संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। तो इस तरीके से सवाल जब आते हैं तो इसमें जो है हम इसको ऑर्डिनल में रखते हैं। अब तीसरा आते हैं, इंटरवल स्केल, मापन का तीसरा स्तर। इसमें क्रम भी होता है, मानों के बीच अंतर भी समान होता है। अब जैसे ही क्रम आ गया तो अंतर समान आ गया, तो इसमें सटीक तुलना भी होगा और गणना भी होगा, जैसे ऊपर में हमने देखा है ना? लेकिन इसमें ट्रू जीरो नहीं होता, यानी इसमें मतलब सच्चा जिसको बोलते हैं कि मतलब एकदम पैमाना कट टू कट वाला, वो स्थिति नहीं होता है। उदाहरण के लिए तापमान, समय, है ना? अब जैसे कि देखिए, उदाहरण में क्या है कि 30 डिग्री से 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का अंतर 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच के अंतर के बराबर होता है। अब देखिए, मतलब 30 डिग्री और 40 डिग्री के बीच का अंतर 40 डिग्री
और 50 डिग्री के बीच का अंतर का बराबर होता है। तो यहाँ पे हम सटीक तुलना कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, है ना। क्रम भी क्रम भी होता है, मानों के बीच में अंतर भी समान होता है। ठीक है। अब आते हैं रेशियो स्केल, मापन का चौथा स्केल। इसमें क्रम, समान, अंतर और विषय वस्तु शून्य होता है। ठीक है। इसमें यह सबसे उन्नत और सटीक मापन स्तर है। इसमें अनुपात, प्रतिशत, औसत आदि का गणना किया जा सकता है। अब जैसे ऊंचाई, वजन, आय, क्रम, इसकी ऊंचाई कितनी है ना, इस तरीके से। अब नीचे उस चीज को हम देखते हैं। अब देखिए, अब करना क्या है कि आपको एक दिन दिमाग में बैठा लेना है कि नॉमिनल में क्या है। नॉमिनल में क्या है कि नॉमिनल में जो है संख्यात्मक मूल्य नहीं होता है, लेवल या पहचान संख्या केवल लेवल पहचान के लिए होता है। गणना का अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है, यानी गणना करना अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। यानी मतलब आप इसको मतलब चैन की तरह समझिए। चैन की तरह समझिए कि पहला जो लेवल है नॉमिनल, उसमें क्या है कि इसमें कोई क्रम या संख्यात्मक मूल्य नहीं होता है। अब जिस वहां पे आपको ऑप्शन दे देगा, कुछ उदाहरण दे देगा कि 5 से 10 तक या 15 से 20 तक, तो ये नॉमिनल में तो आएगा ही नहीं। नॉमिनल में क्या है कि इसमें कोई संख्यात्मक मूल्य नहीं होगा। इसका गणना अर्थ जहां संख्यात्मक नहीं होगा तो अर्थपूर्ण नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या बचा? दूसरा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल में क्या है कि वस्तुओं या लोगों को क्रम में रखने के लिए किया जा सकता है। क्रम होता है लेकिन अंतर समान नहीं होता, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा। सटीक गणना संभव नहीं है। ठीक है। पहला में न क्रम है, न अंतर है, कुछ नहीं है, संख्यात्मक मूल्य है ही नहीं। दूसरा में संख्यात्मक मूल्य है, रैंकिंग में हम रख सकते हैं, लेकिन अंतर समान नहीं होता है। ठीक है। सटीक गणना संभव नहीं है। तीसरा में हम आते हैं कि मापन का तीसरा स्तर, इसमें क्रम भी होता है, मानों के बीच में अंतर भी होता है, सटीक गुणना तुलना किया जा सकता है। ठीक है। हमने इसका उदाहरण देखा। चौथा में क्या है कि क्रम, समान, अंतर और विषय शून्य, वास्तविक शून्य होता है। इसमें यह सबसे उन्नत और सटीक मापन स्तर है। इसमें अनुपात, प्रतिशत, औसत आदि गणना होता है। मतलब एक क्रम में देखिए, पहला में कुछ नहीं है, संख्यात्मक मूल्य ही नहीं है। दूसरा में संख्यात्मक मूल्य है लेकिन अंतर समान नहीं है, तो सटीक गणना नहीं होगा। तीसरा में क्या है, संख्यात्मक मूल्य भी है, अंतर समान भी है ना, संख्या तो अर्थपूर्ण गणना हो सकता है। चौथा में क्या है कि सब कुछ है, वास्तविक शून्य भी है, उन्नत सटीक गणना, समान मापन भी है। तो इस तरीके से अब इसको देखिए, हमने एक इसमें बॉक्स में इसको हम ला दिया है, ऊपर जितना हम पढ़े इसमें नीचे ला दिया है। नॉमिनल में क्या है कि इसमें डेटा को अलग अलग श्रेणी समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें कोई क्रम या संख्यात्मक मूल्य नहीं होता है, जैसे लिंग, महिला, पुरुष, मोबाइल, ब्रांड, मोबाइल, इस तरीके से। ठीक है। क्रमिक में क्या है, इसमें डेटा का क्रम या रैंक पता चलता है, लेकिन दो मानों के बीच में अंतर निश्चित नहीं होता है। रैंकिंग, संतुष्टि स्तर, है ना, मतलब संतुष्टि स्तर में कैसे आप रैंक कर पाएंगे, है ना। तीसरा में क्या है कि इसमें मानों के बीच समान अंतर होता है लेकिन वास्तविक शून्य नहीं होता है। तापमान, कैलेंडर वर्ष। ठीक है। इसमें चौथा में क्या है कि इसमें क्रम, समान अंतर और वास्तविक शून्य तीनों होता है। इसमें अनुपात, प्रतिशत और औसत निकालने निकाले जा सकते हैं, जैसे ऊंचाई, वजन इत्यादि। ठीक है। तो आओ चलते हैं आगे। अब देखिए चारों मापों में अंतर क्या है कि वर्गीकरण जो है वो नॉमिनल में किया जा सकता है, ऑर्डिनल में किया जा सकता है, इंटरवल में किया जा सकता है, रेशियो में किया जा सकता है। क्रम जो है नाम मात्र में नहीं है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है। ऑर्डिनल में है, इंटरवल में है और रेशियो में भी है। समान अंतर जो है वो समान अंतर पहला दो में नहीं है, लास्ट के दो में है। हमने देखा है समान अंतर, चूंकि समान अंतर से ही अच्छा गणना हो पाएगा। और वास्तविक शून्य जो है पहला तीनों में नहीं है, चौथा में है। तो आप बस यही यही मेन है, आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो आपको सवाल कहीं से नहीं छूटेगा, है ना। अब सैंपलिंग मेथड की तरफ चलते हैं, नमूनाकरण विधियों की तरफ चलते हैं। ये सवाल मतलब ये आप देखें कि हर एक एग्जाम में इससे सवाल होता है। ऑर्डिनल और ये मतलब नॉमिनल ऑर्डिनल से तो सवाल होता ही है, मतलब ये आप कभी कभी देखते हैं कि मिस भी कर जाता है इस टॉपिक से। लेकिन ये जो है सैंपलिंग मेथड, इससे सवाल तो होता ही होता है। यानी रिसर्च मेथोलॉजी में, रिसर्च एप्टीट्यूड में कोई एक ऐसा अगर आप चुने, दो तीन है जिसमें से कोई एक ऐसा है जिसमें सवाल हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट के एग्जाम में हो, तो वो है सैंपलिंग मेथड्स में, है ना। तो सैंपलिंग फ्रेम क्या है कि वास्तविक सूची होती है, उन इकाइयों की वास्तविक सूची होती है जिसमें नमूना लिया जाता है, यानी सैंपलिंग लिया जाता है। जैसे अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आदर्श रूप में इसमें पूरी लक्षित जनसंख्या शामिल होनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति या इकाई नहीं होनी चाहिए जो उस जनसंख्या का हिस्सा ना हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलेज में छात्रों पर शोध करना है तो उस कॉलेज के सभी छात्रों की सूची की नमूना फ्रेम होती है। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, नमूना फ्रेम क्या है, सैंपलिंग फ्रेम, कि
वास्तविक सूची होती है, वास्तविक सूची किसकी होती है? जो लक्षित जनसंख्या होती है। जैसे कि मान लीजिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं ट्राइब्स में, या मान लीजिए हम रिसर्च करने जा रहे हैं विलेज में। तो हमारे पास विलेजर का जो है एक एक पूरी संख्या का लिस्ट होना चाहिए, अगर हमको किससे बात करनी है ना? तो बात किससे करनी है, हमको जो डेटा चाहिए, हम किन लोगों से डेटा ले सकते हैं? पूरा गांव में तो हम डेटा नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में डेटा नहीं ले लेंगे। 15 लाख 16 लाख डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा, कि हम उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे लोगों को चुनेंगे जो कि हमको वो डेटा दें। अब कौन लोग को चुनेंगे? अब वही जो लोग को चुनेंगे वही आगे हम उसको वर्गीकरण कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं। तो जिन लोगों को हम चुनेंगे वो सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यानी सारे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना? रिप्रेजेंटेटिव नेता नहीं, रिप्रेजेंटेटिव मतलब ऐसे लोग हों जो सारे लोगों की, मतलब सारे उस जो जनसंख्या है उसमें जो सारी हमें जो चाहिए वो सारे लोगों के माध्यम से उनके माध्यम से सारे लोगों के देखिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि जो मुझे चाहिए, मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट किसी डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए कोई सा डिस्ट्रिक्ट उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे भटिंडा, है ना? तो भटिंडा डिस्ट्रिक्ट में रिसर्च कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ? तो यहाँ पे कैंसर के केसेस ज्यादा हैं तो कैंसर पे कर रहा हूँ। तो अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में तो कैंसर के हम डेटा इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जनसंख्या 10 लाख 15 लाख हो सकता है। तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो लोग पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हो। ठीक है, अब वो कौन लोग होंगे उसको हम आगे उस पे हम देखेंगे कि वो कैसे उन लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, है ना? सैंपल साइज जो है, ये क्या है कि मतलब वही है कि हम जितने सैंपल इकट्ठा करेंगे, जितना लोगों को इकट्ठा हमको डेटा चाहिए उसी को सैंपल साइज कह सकते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या मतलब नमूने में, मतलब जो सैंपल हम लेने वाले हैं, शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या को नमूना आकार कहते हैं। इसमें कई कारणों निर्भर रहता है, जैसे जनसंख्या का आकार, शोध के प्रकार, आवश्यक सटीकता, संख्यात्मक विश्लेषण की आवश्यकता, है ना? नमूना आकार तय करने के लिए अलग अलग सैंपल साइज कैलकुलेटर या सूत्र उपयोग करते हैं, हम आगे उसको देखेंगे। चलिए देखिए अब क्या है कि संभाव्यता नमूनाकरण विधियां, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। बस अब इसको याद रखिए, प्रोबेबिलिटी आसान है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी हम लोग जब टेंथ में थे, ट्वेल्थ में थे, तो हम लोग पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी, है ना? प्रोबेबिलिटी क्या होती थी कि मतलब वो मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो जो ये होती थी कि 6 लोग हैं और सब लोगों को, एक उदाहरण से समझते हैं कि 6 लोग हैं और किसी एक व्यक्ति को 6 लोगों में चुनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है? तो 1/6 है ना? क्योंकि 6 लोग हैं और 10 लोग हैं तो 1/10 है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब सबको। अब देखिए इसमें क्या है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आसान भी है और बहुत मजा भी आएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, इसमें जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की समान संभावनाएं होती है। ठीक बात है, समान संभावनाएं होती है, यानी जो जितनी जनसंख्या है, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में अगर किसी 5 को चुनना है हमें, तो 5 कोई भी हो सकता है, यानी 100 में से एक नंबर वाला भी हो सकता है, एक मतलब अगर मान लीजिए एक चुनना है, 100 में एक चुनना है तो वो कोई भी हो सकता है, कोई नंबर का हो सकता है, 100 नंबर का भी हो सकता है, 99 98, मतलब सबकी संभावना उतनी ही है जितनी की दूसरे की है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? पहला इसमें क्या है? सरल यादृक्ष नमूनाकरण, सिंपल रेंडम सैंपलिंग। ठीक है, हमने देखा क्या, इसको स्टार बना लीजिए। संभावित नमूनाकरण विधियां, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। पहला क्या है? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें जनसंख्या के हर सदस्य के चुने जाने की समान संभावना होती है। ठीक है, चुनने का तरीका क्या हो सकता है? अब मान लीजिए 100 लोग हैं, हमको एक आदमी को चुनना है, तो कैसे चुनेंगे, है ना? अब कोई लॉटरी विधि लगा सकते हैं कि हमने 100 चीट लगा के एक बॉक्स में रखा, फिर एक निकाला तो चुन सकते हैं। रेंडम नंबर जनरेटर कर सकते हैं, जो कि आधुनिक युग में भी यूज किया जाता है ना? है ना? वही उदाहरण के रूप में लिया गया है कि यदि किसी कंपनी में 1000 कर्मचारी हैं, तो हर कर्मचारी को 1 से 100 तक नंबर देकर कंप्यूटर से 100 नंबर चुने जाते हैं, मतलब 100 या 200 या 500 जितना नंबर आपके पास है वो चुना जा सकता है। अब देखिए पहला समझ गए रेंडम सैंपलिंग मेथड क्या है? पहले देखिए प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है, कहाँ गया, ये है ना? प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है? संभावित नमूनाकरण, प्रोबेबिलिटी ही याद रखिए, यानी सबको चुनने की समान संभावनाएं, यानी जितना व्यक्ति है उसको चुनने की समान संभावनाएं जो है
वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आती है। सैंपलिंग दो प्रकार का होता है, एक प्रोबेबिलिटी और जिसका हम आगे चर्चा करेंगे, दूसरा वो है नन प्रोबेबिलिटी। ज्यादा ही चला गया क्या? हाँ ठीक तो है ना? प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, सैंपलिंग। ठीक है, तो पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, संभावित नमूनाकरण विधि है। दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी कोई चरण है, जैसे कि सरल रेंडम, सिंपल रेंडम सैंपलिंग, जिसमें क्या है कि हर एक व्यक्ति को चुनने की समान संभावना है। इसकी विधियां क्या है? लॉटरी विधि है। ठीक है, व्यवस्थित नमूनाकरण है ना, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब इसमें क्या है कि इसमें जनसंख्या की सूची बनाकर निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चयन किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जनसंख्या की सूची बनाई जाती है, यानी अ, जैसे रेंडम जनसंख्या की सूची की बनाई जा सकती है ना, और सबको एक नंबर दे दिया जाता है कि भाई 100 नंबर, 100 लोग हैं, 100 लोगों को एक नंबर दे दिया जाए रेंडमली, या चुन लिया जाए, लॉटरी में रखा जाए नंबर, सब एक एक नंबर चुन लिया जाए, है ना। और फिर बता दिया जाए कि जिसका 10 से विभाजित नंबर है वो सब चुने गए हैं, यानी जिसका नंबर 10 है, जिसका नंबर 20 है, जिसका नंबर 30 है, जिसका नंबर 40 है, वो सब चुने गए हैं। इसको भी बोलते हैं व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। नाम से ही है सिस्टमैटिक, यानी सिस्टम में लगा के व्यवस्थित तरीके से सबको बांट के और फिर एक नंबर को चुन लिया जाए, है ना। अब उसमें ये भी हो सकता है कि 5 के विभाज्य संख्या को चुन लिया जाए, तो जिसका 5 होगा, जिसका 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, सब चुने गए। ठीक है, अब देखिए अब आता है स्त्रीकृत नमूनाकरण, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। तो इसमें क्या है कि इसमें जनसंख्या को उप उप समूहों में बांटा जाता है। जैसे अब मान लीजिए पूरा जनसंख्या है, हम भटिंडा शहर की बात करते हैं, तो इसमें पुरुष भी होगा, है, मेल, इसमें फीमेल भी होगा, है ना, इसमें बच्चे भी होंगे, इसमें बुजुर्ग भी होंगे, ओल्ड भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे, है ना। तो अब जो है, या आयु वर्ग, मतलब कुछ भी हो सकता है आयु वर्ग के भी। तो जो पूरा स्थिरीकृत यानी सिस्टमैटिक में क्या होता है कि हम एक चीट बना के हर एक व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और हम अगर हमको मतलब जितने लोगों की जरूरत होती है उस हिसाब से हम कहते हैं, जैसे कि 100 लोगों की जरूरत है हमें, 1000 लोगों की हमारे पास, मतलब 1000 लोग की जनसंख्या है, हमको 100 लोग चाहिए, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 10 के विभाज्य संख्या जितने, मतलब 10 या 10 के बाद जितनी विभाज्य संख्या है 10 से, जिनके जिनके पास वो चीट पहुंचा वो हमारे हो गए। जैसे जिसका चीट संख्या 10 होगा, है ना, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, इस तरीके से गुणनफल में बढ़ता चला जाएगा, और 1000 तक पहुंचेगा तो हमें 100 लोग मिल जाएंगे। ठीक है, एक समझने के लिए आपको दिए, आप कुछ और समझ सकते हैं। स्तरीकृत नमूनाकरण में क्या होता है कि उप समूह में बांटा जाता है, यानी पूरा जनसंख्या को ऐसे लिंग के समूह में बांटा जा सकता है, आयु के, आयु वर्ग के, है ना, शिक्षा के, मतलब जो भी हो सकता है उसमें। अब उसमें भी अब बांट दिया, जैसे कि मान लीजिए हमने एक हॉल में 50 लोगों को बुलाया, और उसमें बोल दिया कि भाई पहला जो है रेंडम सैंपलिंग में क्या है कि हम किसी को चुन सकते हैं चीट देके। दूसरा में क्या है कि हम चीट देके और फिर हम एक नंबर बता सकते हैं कि भाई जो 5 नंबर वाले, 5 से विभाज्य संख्या है, जिसका 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो ले लो। उसमें भी चीट बनता है, उसमें भी एक बॉक्स में रखा जाता है, सब अपने अपने एक चीट लेते हैं या हम देते हैं, जो किसी को पता नहीं होता है कि उसमें किसका नाम नंबर क्या है। जब हम बोलते हैं कि 5 से विभाज्य संख्या, 10 से विभाज्य संख्या जो है, जिसके जिसके पास है वो हमारे साथ आ जाइए, तो सब खोलते हैं और फिर हमारे साथ जुड़ते हैं। तीसरा में क्या है कि अ, स्तरीकृत नमूनाकरण उप समूह में बांटते हैं, यानी जो हॉल में 50 लोग हैं, हमने बोला कि भाई मेल इधर आ जाओ, फीमेल इधर आ जाओ। ठीक है, अब क्या है कि आयु, यानी 20 से लेकर 30 तक के जो आयु के वर्ग के वो आगे आ जाओ, लड़का में भी आगे आ जाओ, आयु वर्ग में भी, मतलब उस तरीके से, है ना। शिक्षा, यानी जो ग्रेजुएट है वो पीछे चले जाओ, जो अनपढ़ है वो आगे चले जाओ। तो इस तरीके से हम कई ग्रुप बना देते हैं, यानी छोटा छोटा कई ग्रुप बन जाएगा, छोटा छोटा कई ग्रुप बन जाएगा, है ना। अब इसमें हर समूह में अनुपात के अनुसार नमूना लिया जाएगा, यानी अब जैसे कि यहाँ पे 100 व्यक्ति है ना, और हमने क्या बनाया, 5 ग्रुप बना लिया, मान लीजिए 5 ग्रुप बना लिए, 5 ग्रुप बना लिया। ठीक है, और हमें कितना चाहिए लोग, हमें मान लीजिए 100 में हमको 25 चाहिए था, तो हम इस 5 में से 5 5 लोगों को चुन लेंगे, यानी लिंग में से 5,
आयु वर्ग में से 5, शिक्षा में से 5, है ना? इसमें मान लीजिए कि शिक्षा हो गया, मान लीजिए वेल्थ, पैसा, पैसा में से 5, है ना? तो इस तरीके से ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब है उसमें से 5, है ना? तो स्त्रीकृत यानी स्त्रीकृत, आप नाम से ही समझ लीजिए। पहला क्या है, रेंडम, रेंडम मान लीजिए किसी को चुन सकते हैं चीट के माध्यम से, लॉटरी विधि के माध्यम से, इस तरीके की किसी विधि के माध्यम से। दूसरा क्या है, व्यवस्थित, स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा है, हाँ, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, व्यवस्थित, जिसमें हम एक निश्चित अंतराल पर चुन सकते हैं। तीसरा क्या है, अस्थिरीकृत, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, जिसमें हम उप समूह बनाते हैं और फिर चुनते हैं। चुनने की संभावना समान होती है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ 5 लोगों की है, तो 5 लोगों में भी हम चीट देंगे और 5 लोगों में भी चुनने की जो संभावनाएं होंगी वो समान ही होंगी, है ना? मतलब सबकी चुनने की संभावनाएं बराबर होगी, है ना? अब उदाहरण के लिए समझिए, किसी कंपनी में 400 महिलाएं हैं, 600 पुरुष हैं, तो नमूने के अनुसार चयन किया जा सकता है, ठीक है? कि मान लीजिए 400 महिलाएं हैं और 600 पुरुष हैं, तो उस अनुसार जो है, अब रेंडम में क्या होगा कि हम यहाँ तो टोटल 1000 हो गए, तो हम किसी को चुन चुन लेंगे, है ना? अब उसमें क्या होगा, स्थिरीकरण में, कि स्थिरीकरण में भी अगर हम 1000 को दे दिए तो चीट कौन कितना आएगा वही पता नहीं होगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि 400 का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, 600 का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। अब उसमें से हम चुन लेंगे हमको जितना सैंपल चाहिए, है ना, जिसमें कि प्रतिनिधित्व जो है बराबर हो। अब चौथा क्या है, क्लस्टर अनुमान नमूनाकरण, है ना, क्लस्टर सैंपलिंग। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इसको बड़ा अच्छे से समझिए कि इसमें संख्याओं का, जनसंख्याओं के समूहों में बांटा जाता है, फिर पूरे समूह को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है ना? यानी उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी में कई शहरों में कार्यरत हैं, तो कुछ शहरों को यादृच्छिक रूप से चुन लिया जाता है, यानी मतलब ऐसे ही चुन लिया जाता है। अ, जैसे कि मान लीजिए ये एक उदाहरण लेते हैं कि सैमसंग जो कंपनी है वो भारत के 50 शहरों में काम करती है, ठीक है? तो जब 50 शहरों में काम करती है, तो हमें अगर चुनना होगा तो हम कई शहरों को चुन सकते हैं, जैसे कि पटना, दिल्ली इत्यादि। तो ये लिखा हुआ है क्लस्टर सैंपलिंग, नमूनाकरण, यानी पूरा समूहों को चुन लेते हैं, है ना? पूरे समूह को यादृच्छिक रूप से चुन लेते हैं, यानी हम चीट निकालेंगे कि भाई किस 50 शहरों का नाम रखेंगे उसमें, और 50 शहरों में से अगर मान लीजिए 2 शहरों को हमको चुनना है, तो 2 चीट निकाल लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्लस्टर सैंपलिंग हो गया, ठीक है? अब पांचवा क्या है, बहुस्तरीय नमूनाकरण, यानी मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें क्या है कि एक से अधिक चरणों में अलग अलग नमूनाकरण विधियां उपयोग की जाती है। उदाहरण के लिए, देश के किसी योजना में अध्ययन करने के लिए पहले राज्यों का चयन, फिर जिलों का चयन, फिर गांव का चयन, फिर परिवारों का चयन, तो मतलब बहुस्तरीय, यानी समझ रहे हैं ना, स्तरीय, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आ गया, है ना? स्टेप बाय स्टेप आ गया, ठीक है? तो अब इसको क्या बोलेंगे, बहुस्तरीय सैंपलिंग। इसमें भी अब आसान होगा। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ये बहुत आपको, ऊपर वाला सब समझ गए आपको, अब ये समझिए जो ऊपर वाला नहीं है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आता है ना? अब इसमें क्या है कि अब चूंकि प्रोबेबिलिटी मतलब ही होता है कि समान चुनने की समान अवसर, अब नन लिखा हुआ है तो समान अवसर नहीं होगा, है ना? हर सदस्य के चुने जाने की संभावना समान नहीं होगी होती, ठीक है? ये तरीका आसान होता है, सस्ता होता है ना, लेकिन अधिक पक्षपाती हो सकता है, स्वाभाविक है। अब चुनने की समान अवसर ही नहीं होगा तो पक्षपाती तो होगा, बायसेस तो आएगी ही, सस्ता भी होगा क्योंकि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आसान भी होगा क्योंकि हमको कोई वो सारा प्रोसेस से गुजरना नहीं होगा, है ना? ये गुणात्मक अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? अब इसको याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गुणात्मक अनुसंधान में किसको प्रयोग किया जाता है, तो वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का, है ना? अब क्यों किया जाता है तो उसको भी हम आगे देखेंगे। क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान में आपको किसी संख्या के साथ नहीं काम करना होता है कि आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो भाई रेंडम कर लिए। गुणात्मक में आप ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं, नेचर पे काम करते हैं, है ना, नेचर मतलब रिलेशनशिप पे काम करते हैं, तो उसमें जो है अब उसमें जो है तो आप नंबर पे नहीं काम करेंगे, है ना? तो एक सवाल ये हो सकता है, अब पूछा भी गया है कि जो है गुणात्मक अनुसंधान जो है किस प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है, मतलब उसकी जो ऑप्शन दे देगा आपको कि ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, तो आपको वहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये किसके अंदर आती है। पहला क्या है, सुविधा नमूनाकरण, है ना, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसमें उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हो। अब जैसे कि मैं गया किसी गांव में और 5 लोग बैठे हुए थे, बोले कि हाँ चलिए आप सब हमारे जो है सैंपल हो गए, है ना, आप सबके डेटा हमको चाहिए।
तो इसको क्या बोलेंगे? सुविधा नमूनाकरण। वही लिखा हुआ है, कॉलेज के गेट पर खड़े छात्रों से सर्वे करना। दूसरा क्या है? स्वैच्छिक प्रतिक्रिया नमूनाकरण, है ना, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। इसमें लोग स्वयं इच्छा से भाग लेते हैं। ठीक है, अब आप एक हमने फेसबुक पर लिख दिया कि भाई हम रिसर्च कर रहे हैं, जिनको जिनको शामिल होना है आ जाइए। सब लोग ने कुछ लोगों ने हमको बोला कि हम वॉलेंटरी करना चाहते हैं, तो हो गया। ऑनलाइन सर्वे में कुछ लोग जवाब देते हैं, ठीक है। या ऑनलाइन व्यवस्था में हम एक अपना क्वेश्चन डाल दिए लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सब लोग अपना उसमें जवाब दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें कोई सैंपलिंग, हम उसमें कोई मतलब लोगों को चुनने की या कुछ ऐसा कुछ नहीं किए, बस डाल दिए, लोगों ने अपना जवाब दे दिया। तो वो क्या हो गया? वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैंपलिंग। तीसरा क्या है कि उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, पर परपोजिव सैंपलिंग। इसमें शोधकर्ता अपने ज्ञान और उद्देश्य के आधार पर प्रतिभागियों का चयन करता है। यानी वो भी हमारे ऊपर होता है कि मान लीजिए कि हमको दलितों पे काम करना है ना, अनुसूचित जातियों पे काम करना है, तो हम जाके अब गांव में ओबीसी को तो नहीं चुनेंगे। अब हम गांव में दलित बस्ती में ही जाएंगे। अब हमको लगेगा कि ये हमको जवाब दे सकता है, तो हम उनसे बात करेंगे, है ना। हमको लगता है कि भाई घर के हम दलितों की महिलाओं पे हम काम कर रहे हैं, तो हम पुरुषों से क्यों बात करेंगे, महिलाओं से ही बात करेंगे, है ना। तो ये मतलब वही है कि उद्देश्यपूर्ण, यानी हम जहां हमारी उद्देश्य की पूर्ति हो, तो अगर हम उस सैंपल को से बातचीत कर रहे हैं, तो हो गया उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। किसी विशेष सामाजिक समूह के विशेषता के चयन, बस मोटा मोटी वही बात है। स्नोबॉल सैंपलिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अब देखिए, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? जैसे कि स्नो मतलब बर्फ का गोला। अब बर्फ का गोला कैसे बनता है? अब बर्फ आप देखेंगे, कई वीडियो वगैरह में देखे होंगे या कहीं गए होंगे घूमने वगैरह, तो बर्फ में जैसे जैसे हम पत्थर को कंपोज करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं, उस तरीके से बड़ा होता है जाता है। यानी जैसे जैसे उसमें ऐड करते हैं वो बड़ा होता जाता है, तो वही है इसमें। जब जनसंख्या तक पहुंच कठिन हो, तो एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागी का सुझाव देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो है वो इस पे काम करता हूँ, काम करना मतलब मेरा मेरा रिसर्च मान लीजिए कि इस पे हो, जैसे कि एड्स के मरीजों पे। तो हम एड्स के मरीजों, वो चूंकि ये बहुत सारे लोग अपने जो बीमारी है उसको नहीं बताना चाहते हैं, समाज में बहुत हीन की दृष्टि से लोग देखते हैं उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी ये मानसिकता होती है। या मान लीजिए हम इसमें प्रोस्टिट्यूट पे रिसर्च कर रहे हैं, वेश्या पे रिसर्च कर रहे हैं, तो अब उसकी जो डेटा है हमें कैसे पता चलेगा? तो पहले हम एक व्यक्ति से मिलेंगे जो उससे जुड़ा हुआ हो, तो वो हमको दूसरा नंबर देगा, तीसरा नंबर देगा, तो इस तरीके से वो स्नो बॉल की तरह बढ़ता जाएगा। यानी एक छोटा सा पत्थर मतलब बर्फ का गोला, फिर धीरे जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो यानी एक से दूसरे लोगों की तक पहुंचना, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तक पहुंचना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्नोबॉल नमूनाकरण। इसमें उदाहरण भी है कि प्रवासी मजदूरों या छिपे हुए समूहों का अध्ययन करना। छिपे हुए समूह समझ गए ना आप, कि वही मान लीजिए किसी बीमारी से या प्रोस्टिट्यूट जो पेशा है उससे जुड़ा हुआ लोग है ना। पांचवा क्या है? कोटा नमूनाकरण। क्लस्टर और कोटा दोनों में अंतर है भाई साहब, है ना। अब इसी में समस्या होता है कि इसमें पहले समूहों को कोटा तय किया जाता है, फिर उसी अनुपात में नमूना लिया जाता है। यानी जैसे 50 पुरुष, 50 महिला, कोटा तय कर देते हैं और फिर नमूना ले लेते हैं। लेकिन नमूना का आधार क्या होगा? कि हम अपने इच्छा पर ले लेंगे, कि उसमें कोई सैंपलिंग मतलब वो उसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि सबको चुनने का समान होगा, क्योंकि जो ऊपर में ही है। क्लस्टर में क्या होता कि क्लस्टर में था कि हम अ, एक क्लस्टर को ही लेते हैं, लेकिन क्लस्टर में भी सेम ही है, लेकिन उसमें क्या है कि हम अपने मन से नहीं ले सकते, है ना। हमें उसी चीज का अध्ययन मतलब उसी लॉटरी का अध्ययन आधार करके हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब वही बात है कि नीचे आप छोटा सा एक चिट चिट चैट करके आप हमने बनाई है, आप उसको देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसमें क्या कौन आता है? रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, मल्टी स्टेज, है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप देखिए वॉलेंटरी, परपोजिव, स्नोबॉल, कोटा, कन्वीनियंस। ठीक है। अब इसको आपको लगता है कि फिर से दोहराने की जरूरत है या फिर आगे बढ़ें? हम्म क्या किया जाए बताइए? दोहरा लिया जाए? अब बताइए, हम दो मतलब दो दो बार आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हमने एक तो ऊपर में थोड़ा विस्तार से लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर नीचे में उसको चिट चैट मतलब एकदम सीधा एक बार पढ़िए और समझ जाइए। नोट्स चाहिए? टेलीग्राम पे जुड़िए। पहला क्या है? सरल यादृच्छ नमूनाकरण। ठीक है। इसमें क्या है? जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य को चुने जाने के समान अवसर हो संभावना होती है, लॉटरी या रैंडम नंबर से चयन,
व्यवस्थित नमूनाकरण हम सब ऊपर चर्चा कर चुके हैं। सूची में से निश्चित अंतराल पर इकाइयों का चयन किया जाना, हर एक दस्तावेज का चयन, ठीक है, हमने ऊपर चर्चा कर दिया। स्थीकृत नमूनाकरण, जनसंख्या को उप समूहों स्तर में बांटकर प्रत्येक से नमूना लिया जाता है, पुरुष और महिला से अलग अलग नमूना। क्लस्टर नमूनाकरण, जनसंख्या को समूहों में बांटकर कुछ समूहों का चयन किया जाता है, कुछ शहरों का चयन कर वहां से डेटा लेना। बहुस्तरीय नमूनाकरण, अलग अलग चरणों में अलग अलग नमूनाकरण विधियों का प्रयोग, पहले राज्य फिर जिले फिर गांव का चुनना। ये हो गया प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दूसरा क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इनमें सुविधा नमूनाकरण, जो लोग आसानी से उपलब्ध हो उसे डेटा लेना, कॉलेज के छात्रों का सर्वे। स्वैच्छिक प्रतिक्रिया नमूनाकरण, जो लोग स्वयं भाग लेने के लिए आते हैं, ऑनलाइन सर्वे। उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण, शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुसार चुनता है, विशेषज्ञों का चयन, है ना। स्नोबॉल, एक प्रतिभागी दूसरे प्रतिभागियों का सिफारिश करता है कठिन पहुंचने वाली आबादी तक पहुंचने के लिए। कोटा, पहले से तय जनसंख्या के आधार पर नमूना लिया जाता है। क्लस्टर और कोटा में कंफ्यूज नहीं होना है। कोटा जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, और क्लस्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी में आती है। इसको ध्यान में रखना है। कोटा में क्या होता है कि 50-50 का हम बांट देते हैं और अपने मन से चुन लेते हैं, 5 को इसमें से 5 को इसमें से, जो आसान मुझे। इसमें भी हम ग्रुप में बांटते हैं, मतलब समूह में बांटते हैं, लेकिन 5 समूहों में से किसी एक को चुनने के लिए भी हमें लॉटरी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मोटा मोटी आप समझ गए। क्या किया जाए, विश्वसनीयता भी समाप्त कर दिया जाए। हाँ, जो कि हम तो सोचे थे कि आज बहुत बढ़िया चलेगा, 36 मिनट का हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि अब समाप्त कर देते हैं यहीं पे। और आप इसी तरीके से जुड़े रहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, वीडियो पे व्यू नहीं जा रहा है और नहीं जाने का वजह क्या है मुझे पता नहीं, क्योंकि नया नया हूँ, तो हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और बनाता रहूंगा, जिससे कि आप तक चीज़ें पहुँचे। थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मेरा भी डाउन हो जाता है, लेकिन अब क्या ही किया जाए। लेकिन फिर भी आपकी सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर सकते हैं कुछ अच्छा लगे तो। कैसा पढ़ाने का स्टाइल है, कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते हैं वीडियो निरंतर आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।